किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा को चुनौती देना और चुनौती को पूरा करना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने राज्यसभा में अपने सभी राज्यगण को कोई ना कोई चुनौती देता रहता, जिससे उसे काफी आनंद महसूस होता। वैसे ही एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, क्यों न नगर में एक चुनौती कराई जाए। फिर राजा के मंत्री ने पूछा कि राजा जी, आपके मन में अब कौन सा ख्याल आ गया। फिर तत्पर राजा बोले, क्यों न नगर में सबको बोला जाए कि वह एक भैंस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरी नगर का चक्कर लगाए। इस पर मंत्री बोला, राजा जी ये तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे नगर में बहुत बड़ी बड़ी भैंसें हैं, तो कोई भी चुनौती को पार नहीं कर पाएगा। इस पर राजा बोले, इसी में तो असली मजा है। फिर चुनौती वाला दिन आया। सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए चुनौती स्थल में पहुंच गए। अब सभी व्यक्ति भैंस को उठाने की कोशिश करने लगे और एक एक करके वहीं पर ढेर होने लगे। अब सभी में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो भैंस को उठा पाता। फिर वहां पर एक पहलवान आया। सभी उस पहलवान को बोलने लगे कि तूने इतना बड़ा शरीर बनाया है, अब तू इस भैंस को उठा कर दिखा। वही राजा भी बोलने लगा, हाँ और जरा हम भी देखें पहलवान का दम। इस पर उस पहलवान ने राजा जी को बोला कि आप मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दें। 2 साल के बाद जब मैं यहाँ वापस आऊंगा और भैंस को अपने कंधे पर उठाकर नगर के पूरे 3 चक्कर लगाऊंगा। इस पर राजा ने भी उसे अनुमति दे दी और वो पहलवान राज्य से चला गया। ठीक 2 साल के बाद जब वो पहलवान सभा में वापस आया तो सब क्या देखते हैं, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी भैंस थी, जिसे देखकर हर इंसान हैरान रह गया। और राजा उस पहलवान को कहने लगे, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था ताकि नगर में क्रीड़ा का माहौल बना रहे, लेकिन तुम तो सच में ही भैंस को अपने कंधे पर उठाकर लाए हो। तुमने ये आखिर किया कैसे। इस पर पहलवान ने राजा को उत्तर दिया, मैंने सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातों पर इन 2 सालों में ध्यान दिया है। पहला कि अपनी चुनौती को इतना छोटा बना दो कि वह आपकी हिम्मत के सामने छोटी पड़ जाए, और दूसरी लगातार मेहनत। जब ये भैंस मात्र 1 महीने की थी, मैं तब से इसके साथ प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूँ और इसे अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया और इसी के साथ मेरी हिम्मत थी। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे सोने की अशफिया दी। सभी ने उस पहलवान की तारीफ की और वह सबको धन्यवाद करता वह से चल दिया। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत करने से हम कितनी भी बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं। तो आज की कहानी है 3 बहुत अच्छे दोस्तों की। इन तीनों दोस्तों का नाम था रवि, चंद्र और शंकर। ये तीनों ही एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। तीनों दोस्त ट्यूशन भी एक साथ ही जाया करते थे। शंकर हमेशा क्लास में टॉप करता था और चंद्र एक एवरेज स्टूडेंट था, वहीं रवि बैकबेंचर था। वैसे तो तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते थे, लेकिन एक दिन किसी बात पर उन तीनों दोस्तों की लड़ाई हो गई। शंकर ने तो गुस्से में ये भी कह डाला कि मैं जैसे क्लास में टॉप करता हूँ वैसे ही जिंदगी में भी टॉप करूँगा और तुम दोनों जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इस पर चंद्र बोला कि मैं भी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन रवि तेरा क्या होगा। इस पर रवि बोला, चलो अगर ऐसी बात है तो चलो ट्यूशन टीचर के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि जिंदगी में कौन आगे जाएगा और कौन नहीं। फिर तीनों अपने ट्यूशन टीचर के पास चले गए और उनकी टीचर ने बहुत आराम से बैठकर उन तीनों की बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद टीचर ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पे कुछ लिखने लगी। फिर टीचर उस कागज को पकड़ के बोली, इसमें मैंने उसका नाम लिख दिया है जो जीवन में टॉप करेगा, और मैं इस कागज को अपने घर की गार्डन के पीछे छुपा दूंगी। तुम 15 साल के बाद इस कागज को गार्डन से निकाल कर इसमें लिखे हुए नाम को पढ़ सकते हो। इस पर शंकर बोला, मुझे पता है आपने मेरा ही नाम लिखा होगा। टीचर उस कागज के टुकड़े को चुपचाप वह से लेकर चली गई। अब 15 साल बीत चुके थे। शंकर एक जाना माना सीए बन चुका था, चंद्र एक एवरेज बैंकर था और रवि का कोई अता पता नहीं था। शंकर और चंद्र एक दूसरे से मिले और वह दोनों अपने ट्यूशन टीचर के गार्डन में उस दबे हुए लेटर को निकालने लग गए। लेटर पढ़कर
बहुत हैरान रह गए। उस पर उनकी टीचर ने लिखा हुआ था, डियर चंदन और शंकर, बुरा मत मानना, लेकिन जिंदगी में टॉप तो रवि ही करेगा। इसका कारण ये होगा कि शंकर, तुम टॉपर होने की वजह से जिंदगी में कभी भी गलती करने से डरोगे, और चंद्र, तुम एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से जिंदगी में कुछ अलग करने से घबराते रहोगे। वही रवि, जिसे कोई डर नहीं है और वह लगातार जीवन में पढ़ाई के साथ बहुत अलग अलग चीजों के साथ मेहनत करता चला जाएगा, जिसमें उसे बहुत सफलता हासिल होगी। इतने में दोनों की फोन पर एक ग्रुप वीडियो कॉल आती है। ये वीडियो कॉल रवि की होती है, जो कि अपने पर्सनल यॉट से कॉल कर रहा होता है और कहता है कि दोस्तों, मैंने अपने रेस्टोरेंट है तुम दोनों के लिए स्पेशल पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और आज की पार्टी मेरी तरफ से होगी। उसकी यह बात सुनकर और उसका ठाट बात देखकर दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। एक दिन क्लास में एक टीचर ने पानी का गिलास अपने हाथ में उठाते हुए बच्चों से पूछा कि बच्चों, इसका वजन कितना है? तो सभी बच्चों ने 30 से 40 ग्राम के बीच में इस गिलास का वजन बताया। इस पर टीचर बोले, बच्चों, अगर मैं इस गिलास को 2 से 3 मिनट तक अपने हाथ पर पकड़े रखती हूँ तो मुझे इस वजन से कोई मतलब नहीं, और अगर इस गिलास को मैं 1 घंटे तक अपने हाथ में पकड़ के रखती हूँ तो इससे मेरे हाथ थोड़े से दुखने जरूर लग जाएंगे, लेकिन अगर इस गिलास को मैं सारा दिन अपने हाथ में पकड़ के रखूं तो मेरे हाथ में बोझ पड़ने लग जाएगा और हो सकता है कि मेरे हाथ पैरालाइज भी हो जाए। इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी हमारे दिमाग में आती है और इससे हमारे दिमाग में बोझ पड़ने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब उस परेशानी को अपने दिमाग से निकालने का वक्त हो चुका है। पटना शहर में एक गरीब से घर से एक लड़का आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन हाथ टेढ़ा होने की वजह से वह आर्मी में रिजेक्ट हो गया। वह हताश होकर शहर की ओर चल पड़ा। सोचा शायद वहां उसे कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए। वह पढ़ने लिखने का काफी शौक रखता था। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी इंस्टीट्यूट में टीचर लग जाऊं। तो काफी दिन धक्के खाने के बाद वह एक इंस्टीट्यूट में टीचर लग गया। पहले दिन बच्चे काफी कम थे, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आया और ऐसे ही धीरे धीरे इंस्टीट्यूट में बच्चे भरने लग गए। ये देखकर इंस्टीट्यूट का मालिक काफी खुश था। अब उसका लालच बढ़ गया और उसने ट्यूशन की फीस बढ़ाने के लिए कहा। इस पर वह बोला कि नहीं, बच्चे बहुत गरीब हैं और पढ़ने की इच्छा रखते हैं, मैं इनकी फीस नहीं बढ़ा सकता। इस पर इंस्टीट्यूट का मालिक गुस्से में आ गया और उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब वह परेशान हो गया और वह गंगा तट पर बैठकर सोचने लगा कि अब गांव वापस चला जाए, लेकिन जब उसने अपना पर्स निकाल कर देखा तो उसमें सिर्फ 40 रुपए थे और गांव जाने के लिए उसे कम से कम 100 रुपए तो चाहिए ही थे। अब वह सोचने लगा कि नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस मकसद से शहर आया था उस मकसद को पूरा जरूर करूंगा। तो उसने सोचा कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल देता हूँ। वह उस वक्त एक छोटे से कमरे में रहता था। उसने अपना सारा सामान उठाकर स्टोर रूम में डाल दिया और उस कमरे को उसने अपना क्लासरूम बना दिया। उसने एक बोर्ड लटकाया और बच्चों की ट्यूशन शुरू कर दी। जो बच्चे पहले उसके पास पढ़ते थे उन बच्चों ने तो तुरंत ही उसके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ साथ काफी सारे और भी बच्चे ट्यूशन लेने उसके क्लास आने लग गए। वह बहुत ही खुश था, लेकिन आसपास के इंस्टीट्यूट ओनर इस बात से बहुत जल रहे थे। ये देखकर उन्होंने उसके क्लास में बम फेंक दिया। इससे तो इंस्टीट्यूट नहीं बंद हुआ, लेकिन भारतवर्ष में कोरोना आ गया। सभी इंस्टीट्यूट स्कूल बंद हो गए। अब उसकी क्लास में भी कोई बच्चा नहीं आ पा रहा था। उसका गुजारा बहुत मुश्किल में आ गया। एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं YouTube का सहारा लेकर बच्चों को पढ़ता हूँ। बस फिर क्या था, उसने अपना फोन एक डंडे पर लटकाया और क्लासरूम से ही वीडियोस बनाकर अपने YouTube चैनल में पोस्ट करने लग गया। सभी को उसका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगता था कि उसकी ऑडियंस बहुत जल्दी बढ़ने लग गई और आज हम सभी इन्हें खान सर के नाम से जानता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ करने का जुनून हो तो मुसीबत तो क्या, हम खुद भी खुद को रोक नहीं सकते। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गर्लापाडुविक में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका शुरुआती नाम तेनालीरामन था। वह शैव धर्म को मानते थे, परंतु बाद में वह वैष्णव धर्म को मानने लगे और अपना नाम तेनालीराम कृष्ण रख लिया था।
तेनालीराम कभी भी विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने संत महात्माओं और स्वयं स्वाध्याय के द्वारा की शिक्षा ग्रहण करी थी। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। वह हमेशा अपने हास्य स्वभाव की वजह से जाने जाते थे, परंतु वह जो भी कहानियां लिखा करते थे उसमें वह किसी न किसी संदेश को देते हुए नजर आते थे। वह इतने बुद्धिमान थे कि माना जाता है कि उनकी विद्वता के लिए स्वयं साक्षात काली माँ का आशीर्वाद था। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हास्य कवि और मंत्री थे। राजा कृष्णदेव राय तथा तेनालीराम के बीच हादसे की कहानियां बहुत सारी हैं जो कि समाज को शिक्षित करने वाली हैं, जिनमें से कुछ कहानियों के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम तेनालीराम की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि तेनालीराम की पत्नी काफी दिनों से बीमार थी और उसकी बीमारी दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। तेनालीराम अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहता था, परंतु उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी का ठीक से इलाज करवा सके और उसे स्वस्थ बना सके। तेनालीराम ने महाराज से धन कर्ज लेने के बारे में सोचा और दरबार में चला गया। दरबार में जाकर तेनालीराम ने महाराज को बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे आपसे धन की आवश्यकता है। आप मुझे कृपया करके राजकोष से उधार दे दे ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। महाराज ने जवाब दिया कि तेनालीराम, तुम हमारे प्रिय मित्र और दरबार के श्रृंगार हो, तुम्हें जितने भी धन की जरूरत है तुम राजकोष से ले जाओ। ये बात सुनकर तेनालीराम खुश हो गया और उसने महाराज को बोला कि महाराज, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर तेनालीराम अपनी जरूरत के अनुसार राजकोष से धन ले गया और उसे अपनी पत्नी के इलाज में लगाने लगा। कुछ समय के बाद तेनालीराम की पत्नी स्वस्थ और कुशल हो गई, परंतु अब तेनालीराम की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि तेनालीराम जानता था कि उसे अब महाराज को धन वापस लौटाना है, परंतु उसके सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वहां धन कहां से लाएगा। इसलिए वह महाराज से दूरियां बनाने लगा। उसके विचारों के बारे में महाराज को मालूम हो गया था, इसलिए तेनालीराम महाराज को यहाँ भी मिलता। महाराज हमेशा उसे धन लौटाने तो कहते रहते, परंतु तेनालीराम के पास धन नहीं था और वह बहुत ज्यादा परेशान था कि धन कहां से लौटाएगा। तेनालीराम ज्यादा बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और धन न लौटने के लिए एक युक्ति लगाई और विचार किया कि मैं महाराज को धन नहीं लौटाऊंगा और उनके मुख से ही धन की माफी का वचन ले लूंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। तेनालीराम ने जो योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार तेनालीराम अपने बिस्तर पर लेट गया और दरबार में अपने बीमार होने की खबर पहुंचा दी। ये सुनकर महाराज चिंतित हो गए और उसी समय तेनालीराम के घर उसका हाल चाल पूछने के लिए पहुंच गए। जैसे ही महाराज पहुंचे, तेनालीराम की पत्नी ने कहा कि इनका समय निकट आ गया है। ये ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, इन्होंने मरण ग्रहण कर लिया है। जब महाराज ने तेलीराम से हालचाल पूछा तो तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मेरा समय निकट आ गया है और आपसे लिया हुआ धन मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। यह मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। जब तक मैं आपके राजकोष से लिया हुआ धन जमा नहीं करूंगा तब तक मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। ये बात सुनकर महाराज ने तेनालीराम को आश्वासन दिया और कहा कि मैं तो तुमसे मजाक में धन मांगा करता था, मुझे धन नहीं चाहिए। महाराज के मुख से यह वचन सुनते ही तेनालीराम झटपट खड़ा हो गया। ये देखकर महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तेनालीराम से पूछा, अरे तेनालीराम, तुम तो बहुत ज्यादा बीमार थे, तुम तो मरने वाले थे। तो तेनालीराम ने इसके जवाब में महाराज को बोला कि महाराज, आपसे लिया हुआ कर्ज मुझे मरने नहीं दे रहा था, अब आपने मेरे सर से कर्ज हटा दिया है तो मैं भी स्वस्थ हो गया हूँ, मेरी बीमारी दूर हो गई है और धन्य है महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज बहुत ज्यादा हैरान हो गए और खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। इंसान को कभी भी किसी भी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। जैसे कि तेनालीराम संकट में गिरने के बाद भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और परिस्थिति में विजय प्राप्त कर लेता है।
जिस परिस्थिति में आम मनुष्य घबरा जाता है और हार मानकर बैठ जाता है, उस परिस्थिति में भी तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वह जीत जाता है। एक बार राजा कृष्णदेव अपने दरबार में मंत्रियों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक आदमी उनके दरबार में आया और कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतनी बात सुनते ही महाराज ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये सुनते ही उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा नाम नामदेव है, कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में मैं जा रहा था। उस समय वहां पर काफी ज्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से हम दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जो कि एक मंदिर के पास था। वहां पर मंदिर के कोने पर मुझे लाल रंग की थैली पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने अपने मालिक की आज्ञा ली और उस थैली को अपने मालिक के पास उठा लाया। जैसे ही हमने थैली को खोला, उसमें बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। क्योंकि हीरे मंदिर में पाए गए थे तो इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था, परंतु मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि वह ये बात वह किसी को भी ना बताए, क्योंकि हम दोनों लोग एक एक हीरा आपस में बांट लेंगे। तब मैंने थोड़ा सा मैं सोचा और मैं खुद भी मालिक की गुलामी से परेशान था और खुद का कुछ काम करना चाहता था। मालिक की यह बात सुनकर मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने भी सोचा कि हीरा पाकर मैं भी अपना कुछ ना कुछ काम शुरू कर लूँगा। परंतु जैसे ही हम लोग मालिक की हवेली में गए तो मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज कृष्ण राय ने नामदेव की बात सुनकर अपने कोतवाल को बुलाया और उसके मालिक के घर भेजकर उसे महल में पेश होने के लिए आदेश दिया। फिर नामदेव के मालिक को दरबार में बुलाया गया और उससे पूछा गया कि बताओ आखिर सच क्या है। तो उसके मालिक ने बोला कि महाराज ये बात सच है कि हमें थैली मंदिर के पास मिली थी, लेकिन मैंने वह दोनों हीरे नामदेव को दे दिए और राजकोष में जमा करवाने के लिए बोला था। फिर नामदेव हीरे लेकर दरबार की ओर निकल पड़ा। जब नामदेव वापस आया तो मैंने नामदेव से पूछा कि क्या तुमने हीरे जमा करवा दिए हैं? नामदेव ने बोला कि हाँ मैंने जमा करवा दिए हैं। फिर मैंने नामदेव से उन हीरों की रसीद मांगी तो नामदेव आनाकानी करने लगा और जब मैंने नामदेव को धमकाया तो वह आपके पास आ गया और मंगल कहानियां सुनाने लगा। ये बात सुनकर महाराज ने बोला कि अच्छा ये बात है, और कुछ समय सोचने के बाद नामदेव के मालिक से पूछा कि जो तुम बता रहे हो इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? तो नामदेव के मालिक ने बोला अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे तीनों नौकरों को बुला सकते हैं, क्योंकि वह भी उस समय पास में खड़े थे। ये बात सुनकर महाराज ने उसके मालिक के तीनों नौकरों को दरबार में बुलाया और तीनों नौकरों से पूछना शुरू कर दिया और तीनों नौकरों ने ही नामदेव के खिलाफ ही गवाही दी। उसके बाद महाराज उन तीनों नौकरों और मालिक को दरबार में बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और साथ में तेनालीराम, सेनापति और महामंत्री को भी ले गए। वहां पर जाकर इस विषय में उनसे बात करने लगे। फिर सबसे पहले महाराज ने महामंत्री से पूछा कि आपको क्या लगता है? तो महामंत्री ने बोला कि नामदेव झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरो को अपने पास ही रख लिया होगा। फिर महाराज ने सोनपति से पूछा तो सोनपति ने बोला कि गवाह झूठ बोल रहे हैं और उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा है। परंतु उस समय तेनालीराम चुपचाप खड़ा था। फिर महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि तुम्हें क्या लग रहा है? तेनालीराम ने बोला महाराज कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस बात का अभी पता लग जाएगा। आप मुझे कुछ समय दीजिए, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। आप तीनों पर्दे के पीछे जाकर छुप जाए और मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ। महाराज ने तेनालीराम की बात को स्वीकार कर लिया और तीनों जाकर पर्दे के पीछे छुप गए और फिर 3 नौकरों को अंदर बुलाया गया। तेनालीराम ने सबसे पहले गवाह से पूछा क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने ही नामदेव को हीरे दिए थे? तो गवाह ने बोला जी हाँ। फिर तो तुम्हें मालूम ही होगा हीरे किस रंग के थे और हीरो का आकार क्या था? तेनालीराम ने उसे कागज और कलम दे दी और कहा कि तुम मुझे हीरो का चित्र बनाकर दिखाओ। ये बात सुनते ही गवाह सुन हो गया और घबरा गया। उसने बोला कि मैंने हीरो को नहीं देखा है, क्योंकि वह लाल रंग की थैली में थे।
तेनालीराम ने पहले गवाह कहा कि तुम वहां जाकर चुपचाप खड़े हो जाओ। फिर दूसरे गवाह को बुलाया गया, उससे भी यही सवाल पूछा गया। उसने हीरो के बारे में बताकर कागज में 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात को सच साबित किया। फिर उसने तीसरे गवाह को पास में बुलाया और उससे भी यही सवाल पूछा, तो उसने बोला कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से हीरो को नहीं देख पाया है। इतना सुनते ही महाराज उसके सामने आ गए। महाराज को देखकर वह हैरान हो गए और समझ गए कि वह पकड़े गए हैं, उनको अब सच बोलना ही होगा। फिर वह महाराज के पैरों में गिर गए और उनके पैर पकड़कर कहने लगे कि हमें ऐसा बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था, और अगर हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो मालिक हमें हमारी नौकरी से निकाल देंगे। ये बात सुने ही महाराज ने नामदेव के मालिक के घर में तलाशी लेने के आदेश दे दिए और तलाशी में उसके घर से दोनों हीरे बरामद हो गए। महाराज ने नामदेव के मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का हुक्म दिया और जुर्माने के तौर पर 20,000 मुद्राएं राजकोष में जमा करवाने का हुक्म दिया। इस प्रकार महाराज ने तेनालीराम की मदद से नामदेव के हक में फैसला सुनाया।